गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। आज हमने सॉल्व करना है 18 फरवरी 2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पहले शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको सॉल्व। बाकी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो। पहला क्वेश्चन देखिए, सिंपली बॉड मास पे आधारित है। बॉड मास आपने पढ़ा होगा, वी बॉड मास। वी फॉर होता है विनकुलम, है ना, जो बार लगा होता है ऊपर, आपने देखा होगा कैलकुलेशन करते समय। बी होते हैं ब्रैकेट्स, 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, जानते होंगे। ओ होता है ऑफ, जिसे हम का की के भी कहते हैं, इसका मतलब होता है इनटू। डी स्टैंड करता है आपका डिवीजन के लिए, डिवीजन यानी कि भाग। एम होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। ए होता है आपका एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन, वही इनटू। सब्ट्रैक्शन आपका होता है ये माइनस होता है। इसमें आपको पता होना चाहिए, ये पहले विनकुलम, फिर ब्रैकेट्स, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका डिवीजन आता है, इसलिए पहले डिवीजन का सॉल्व करेंगे। 36 तिया 108 होता है। अब आपका बचा 3 इंटू 1/4 प्लस 2/5 इंटू 1/4। अब इंटू को सॉल्व करेंगे, इधर भी इंटू है और इधर भी इंटू है, तो ये 3/4 हो जाएगा आपका। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1/10 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस इंटू कर लीजिए, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 4। ऊपर हो गया 34, नीचे हो गया 40, कैंसिल हो जाएगा, 17 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। आसान था, बॉड मास तो सभी ने पढ़ा होगा। इवेल्युएट करना यानी मान ज्ञात करना है। पॉइंट टू की कहानी है, बस सीधा सीधा जोड़ना ही जोड़ना है। तो आप क्या करो, पहले ये वाले सॉल्व कर लो पूर्णांक। 5 और 3 8, 8 7 15, 15 2 17, तो आपके पास ऐसे मिल गया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, दरअसल इसका ऑप्शन ही ऐसा है, ऑप्शन ही ऐसा दे रखा है। देखो 19 है, 19 है, 19 है, 19, पूर्णांक छोड़ दीजिए। देखो 64 है, 64 है, 64 है, 64 है। प्रॉब्लम यहाँ पे बस इतने से में आती है, यही देखना है। ये सबका इकाई का अंक कितना है, अलग अलग डिफरेंस है। सबका यूनिट प्लेस कैसा है, अलग अलग। तो मैं सबका यूनिट प्लेस लेके तो सॉल्व कर लूँ, क्यों भाई, क्या टाइम वेस्ट करूँ। ऑप्शन से ऐसा दिया इन्होंने। तो देखो पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट कर दो, पॉइंट के बाद यहाँ 4 डिजिट है तो 4 डिजिट कर दीजिए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट कर लीजिए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट कर दीजिए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट कर दीजिए। ठीक है, देखो इकाई का अंक तो चेक करना है, ये 0 है, ये 0 है, ये 4 हो गया, 0 है और 0 4, जिसका इकाई का अंक 4 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सीधा सीधा। नहीं तो आप क्या करो, वैसे जैसे बेसिक करते हो, 0 6 1 3.98, फिर 0.7 0 3 4, फिर 7.6 है, फिर 0.3 है, फिर 2 है। पॉइंट के बाद क्या करते हैं, या 4 डिजिट पर सबसे बड़ा चेक करते हैं। 1 2 3 4 डिजिट है तो आप इसे भी 4 डिजिट तक पहुंचा दो, इसे भी 4 डिजिट तक पहुंचा दो। 1 2 3 4 डिजिट तक पहुंचा दो, 1 2 3 4 डिजिट तक पहुंचा दो, बस। अब फिर इन्हें आपस में जोड़ लो, यही से पता चल रहा है इकाई का अंक कितना है, 4, और किसी में है ही नहीं। सबको जोड़ते जाएगी, इतना ही आंसर आएगा। नेक्स्ट, सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4 10 और 12 से पूर्णतः से विभाजित है, तो हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है, इनमें से तो ढूंढनी है, एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो पहली बात तो एक परफेक्ट स्क्वायर हो और दूसरी वो 4 से भी कटे, 10 से भी कटे, 12 से भी कटे। विभाज्यता के नियम से करेंगे हम लोग। 4 से कट 4 से कटने का मतलब है किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं, पूरी संख्या 4 से कट जाती है। जैसे 2 4 6 8, इसके अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 3 8 9 2,
5 2। इसके अंतिम दो अंक देखो आप 4 से कट रहे हैं, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 2 8 5 8 2। क्या अंतिम दो अंक 4 से कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं। नहीं कट रहे हैं तो इसका मतलब संख्या 4 से नहीं कटेगी। ये 4 के कटने का नियम होता है। तो 4 के कटने का, और खास तौर से लास्ट में 2 डिजिट होना चाहिए। किसी भी संख्या के लास्ट में मिनिमम 2 डिजिट होने चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी? हमेशा 4 से कट जाएगी। देखो ये 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 4 से कट रहे हैं। तो ये संख्या 4 से सब कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है। तो इसका मतलब हमारा 4 से नियम काम नहीं करेगा। 10 का नियम तो जाहिर सी बात है मिनिमम एक 0 होना चाहिए, वो तो सभी में, ये भी इसका भी नियम काम करेगा। 12 को पकड़ लो, 12 का मतलब होता है 3 चौक 12। 3 के कटने का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या के अंतिम किसी भी संख्या का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 2 1 6 8 1, ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी? 3 6 8 और 1 9, कट रही है ना सब 3 से, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 2 8 7 5 1 3 2, ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी? देखो 8 और 1 9 होता है, 3 से कट रहा है, 3 खुद 3 से कट रहा है। 2 और 7 9 होता है, 3 से कट रहा है। 5 और 2 7, 3 से नहीं कटा, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो बस 3 से कटने का नियम चेक कर लो। 2 और 5 7, नहीं कटेगा 3 से। 9 3 से कट रहा है। 6 और 1 7, 3 से नहीं कट रहा है। 4 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब हमारा क्या होगी? 900। विभाज्यता के नियम से कर लिया हमने, कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं थी। दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में है। दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 6 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 917 के अनुपात में हो जाती है। तो नई संख्या 9 और 17 के अनुपात में हो जाती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये हम दो मेथड से करेंगे, एक बेसिक होगा, इसके बाद मेथड फर्स्ट, एक बेसिक से भी करेंगे। ये एज का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो 6 जोड़ने पे 6 घटाने पे 6 घटाने पे ये रेशियो है, 6 घटाने पे 6 घटाने पे, इसमें परिवर्तन समान आना चाहिए। 3 से ये बढ़ गया, जबकि घटना चाहिए था, रेशियो घटना चाहिए। 6 घटा रहे तो रेशियो घटना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, बढ़ा 6, लेकिन यहाँ से यहाँ बढ़ गया कितना? 12। ये गड़बड़ है। अगर यहाँ 6 घटता, 6 बढ़ता और यहाँ 6 बढ़ता, पहली बात तो बढ़ रहा है, वैसे भी गड़बड़ है, घटना ही चाहिए था। तो हम करते क्या है, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ है ये समझ लीजिए। जैसे मान लिया आपके पास एक 20 संख्या है और एक 25 संख्या है, छोड़ो हटाओ, 3 और 5। अब हम करते क्या है, देखो ध्यान से, 3 और 5, 3 और 5 के बीच में अंतर कितना, डिफरेंस कितना है? 2 का। इस यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 8 का। समस्या ये है, जैसे मैं जो बताना चाह रहा था वो ये था, 15 और 20 है हमारे पास, दो संख्या, एक 15 है और एक 20 है। इनका डिफरेंस चेक कीजिए कितना है? 5 का। इसमें आप जोड़ दीजिए 6 ही जोड़ दीजिए, चलिए 21 हो जाएगा। इसमें आप 6 जोड़ दीजिए 26 हो जाएगा। जरा चेक कीजिए डिफरेंस कितना हो जाएगा, फिर से 5 ही रहेगा। यानी किन्हीं दो संख्याओं का अंतर समान रहेगा अगर उसमें प्रत्येक संख्या में समान जोड़ा जाए या समान अंक घटाया जाए। घटाते तो अभी सेम रहता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा, 6 घटा रहे हैं, 6 घटा रहे हैं, ठीक, लेकिन अंतर यहाँ 2 बन रहा है, अंतर यहाँ 8 बन रहा है। अंतर कैसा होना चाहिए? तो सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए बस मुझे यहाँ पे 4 से इंटू करना होगा ताकि डिफरेंस कैसा हो जाए? सेम हो जाए। तो देखो अब ये कितना हो जाएगा? 20, ये हो 12, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 20, और यहाँ तो कोई गुणा ही नहीं किया हमने, तो ये 9 और 17। देखो अब हमारा देखो 6 घटाया गया, 6 घटाया गया, ये कितना घट गया? 3। तो इधर भी 3 घटेगा, ये भी घट गया 3। अगर ऐसा होता है सेम नंबर घटा रहे हैं, सेम नंबर घटा रहे हैं तो रेशियो भी सेम घटेगा, या सेम बढ़ा रहे हैं तो रेशियो भी सेम बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप जैसे ही ये 3 रेशियो है ना, 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 6। हमसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या कौन सी थी हमारी? 12। तो 12 की वैल्यू कितनी जाएगी? 3 दूनी 6, 12 दूनी
24 हो जाएगी। ये हमारी छोटी संख्या पूछी थी। ठीक, एक मेथड तो ये है। ये अगर आपने एज चैप्टर में पढ़ा होगा तो अच्छी तरह समझ में आया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बात दोबारा आप इसको रिपीट करके देखिएगा आप लोग। अब मेथड सेकंड देखते हैं। मेथड सेकंड देखिए। देखिए संख्या एक 3x कर ली और एक संख्या क्या कर ली 5x। ये आपका बेसिक होता है। प्रत्येक में से 6 घटाया गया, प्रत्येक में से 6 घटाया, 6 घटाने के बाद रेशियो कितना हो गया 19/17 हो गया। चलो क्रॉस कर दें, अब एक ही तो ऑप्शन बचता है, क्रॉस इंटू कर दें। 17 तिहा 51, 17 छिंग 102, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54। ये 45x है, ये 51x है, इधर आके 6x बचेगा। ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। प्लस होने का मतलब इसमें से घटेगा, तो 12 में से 4 जाएगा बचेगा 8, 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, तो 6 अठे 48। x की वैल्यू हो गई 8। हमारी छोटी संख्या क्या थी 3x, यानी कि 3 इंटू 8 24 हो जाएगी। ये हमारा बेसिक था। यदि ए बी का 250 प्रतिशत है तो देखिए ए जो है बी का 250% है, यानी कि अगर ये संख्या बी 100 है तो ए क्या हो जाएगा 250। जीरो से जीरो कैंसिल कर दिए, 5 और 2 हो गई। अब क्या कह रहा है, तो बी के बारे में पूछ रहा है। बी ए प्लस बी का वाला हमेशा कहाँ रहता है नीचे रहता है। ए प्लस बी का कितना प्रतिशत कहना चाहता है, बी जो है ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है, जिसके साथ का होता है वो हमेशा नीचे रहता है। तो बी के बारे में पूछा, बी ऊपर रहेगा और ए प्लस बी 2 और 5 7 का कितना प्रतिशत है। यह आ जाएगा 28 सही 4/7 प्रतिशत। प्रतिशत में पढ़ा होगा 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7 प्रतिशत, तो 2/7 की वैल्यू होती है, दुगना कर दीजिए 28 सही 4/7 प्रतिशत। ये रेशियो आप लोगों ने याद किए होंगे अपनी अपनी क्लासेस में। संख्या 323 में है, द नंबर 323 है, उसमें कोई भी गुणनखंड नहीं है। इसमें 4 अभाज्य गुणनखंड है, इसमें 2 अभाज्य गुणनखंड है और इसमें 3 अभाज्य गुणनखंड है। देखिए एक रटने वाला क्वेश्चन है। प्राइम नंबर होते क्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक एक और एक खुद वो। जैसे 2 है, इसके दो ही फैक्टर होंगे, एक 2 और एक 1। 3 एक अभाज्य संख्या है, एक 3 फैक्टर होगा इसका खुद और एक 1। 5 एक खुद उसका फैक्टर खुद स्वयं होगा और एक होगा। इस तरह से फिर 7 आता है, फिर 9 नहीं आएगा, 9 के फैक्टर है 11 आएगा, फिर 13 आएगा, इस तरह से। अब देखिए इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 फिर 17 फिर 19 ऐसे चलते रहता है। देखिए दो क्या है, एकमात्र अभाज्य संख्या है जो इवन भी है। सम संख्या दो क्या है, एकमात्र अभाज्य संख्या है जो इवन भी है। 3 और 5 7 एक ऐसा है जो समांतर श्रेणी में भी है। किसमें है, समांतर श्रेणी में भी है, अरिथमेटिक सीरीज में भी है। अरिथमेटिक सीरीज में भी है, समांतर श्रेणी में भी है। ये 3 5 7 समांतर श्रेणी, यानी 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। 7 और 11 13 ये ऐसा ग्रुप है जिनका गुणनफल, कितना है, इनका गुणनफल कितना है 1001 है। इसी तरह से 13 और 17, 13 और 17 ऐसी ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका गुणनफल जो हमारा 323 होता है, 323। तो यही पूछा था आपसे 323 में क्या है, तो 323 दो प्राइम नंबर है। एक तो आपका इसमें दो प्राइम नंबर है, एक तो 13 है और एक 17 है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा 2। इनमें फैक्ट्स होते हैं प्राइम नंबर में, तो इसे आपको याद करना ही पड़ेगा।
एक ट्रिक बना रखी है मैंने, दो ट्रिक बना रखी है प्राइम नंबर में भी, देख लीजिएगा कि एक से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से लेकर 200 तक कुल 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर इनके योग की भी कहानी होती है, सब देख लीजिएगा। इसमें मैंने शॉर्ट्स बना रखे हैं। इसमें मिहिर दीपेश के बीच में 1301 रुपए इस प्रकार बांटने हैं कि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीपेश की राशि के बराबर हो जाए। ब्याज 4% है और ये कंपाउंडेड है ना, इंग्लिश में दे रखा हुआ कंपाउंडेड। ठीक है, ये चक्रवर्ती ब्याज का केस है। देखो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, ए विश्लेषण क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज के केस में, ए क्या होता है P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t। ये पढ़ा होगा आपने, बस इसी का यूज किया गया है। मान लो मिहिर को जो धनराशि दी जाने वाली है वो कितनी है, m दी गई। 1 प्लस ब्याज दर कितनी है, 4%। मिहिर को पैसा जो है 7 वर्ष का केस है ना, 7 वर्षों के लिए मिहिर का पैसा, 7 वर्षों के लिए मिहिर का पैसा बराबर हो जाएगा 9 वर्षों के लिए किसका, दीप्तेश का पैसा। 1 प्लस 4/100 पावर 9। ये क्वेश्चन बना था। कहना क्या है, कहना क्या चाहता है कि मिहिर है दीप्तेश है, 1301 रुपए बांटने हैं इनको, और इस तरह से बांटने को मिहिर को 7 वर्ष बाद और दीप्तेश को 9 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हो, यानी कि इन दोनों का मिश्रण क्या हो जाए, समान हो जाए। तो देखो ये देखो सेम है, सेम है, जब इधर जाती है तो पावरें घट जाएंगी, तो यहां बचेगा 1 प्लस 4/100 की पावर 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 2, 4 1 4 25, 26/25 ये हो जाएगा 26/25 का होल स्क्वायर। 26 का स्क्वायर 676, 25 का स्क्वायर 625, 676/25 625। रेशियो आपको पता है कैसे बनेगा, मिहिर का उल्टा होता है, नीचे आ जाएगा 676 और 625। इसका मतलब है मिहिर का जो पैसा है वो 676 जमा किया गया, दीप्तेश का पैसा जो है वो 625 जमा किया गया। टोटल कितना जमा गया, आप जोड़ लीजिए, यही 1300 600 600 1200 हो जाएगा, और 76 और 25 को जोड़ेंगे 301 हो जाएगा। तो इसका मतलब है आप इनको जोड़ोगे तो यही आना है 1301। तो 1301 की वैल्यू मिली हुई है कितनी, 1301 ही मिली हुई है। पूछा किसके बारे में गया है, मिहिर के भाग, और मिहिर का भाग 676 के बारे में पूछा गया है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से 676 ही मिला। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है CI का, उसी पर आधारित था ये। अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। तो ये अभिषेक है, अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है, यानी विमल अगर 1 रुपया निवेश कर रहा है तो अभिषेक कितना निवेश कर रहा है, 3 रुपए। और विमल चिन्मय द्वारा किए गए, विमल जो है पास में कर दे, विमल जो है चिन्मय द्वारा निवेश किए गए का 2/3 निवेश करता है, यानी चिन्मय अगर 3 रुपए है निवेश करता है तो विमल कितना निवेश करता है, 2 रुपए। अब समस्या यह है कि यहाँ आप कह रहे हो कि विमल 1 रुपए निवेश कर रहा है, और यहाँ कह रहे हो कि विमल 2 रुपए निवेश कर रहा है। इसी समस्या को दूर कर दीजिए, सेम करिए। तो इसे 2 रुपए बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से अब अभिषेक का 6 रुपए निवेश, विमल का 2 रुपए निवेश, चिन्मय का 3 रुपए निवेश हो गया। निवेश का रेशियो हो गया। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 में से चिन्मय का हिस्सा कितना था।
तो 6, 2, 8, 3, 11 की वैल्यू, तीनों ने मिलकर 11 रेशियो, यानी 5500 निवेश किया। इसमें चिन्मय का हिस्सा कितना है? चिन्मय का निकालना 3, क्योंकि आपको पता है निवेश का ही लाभांश रेशियो जो होता है वो लाभांश का रेशियो बन जाता है। 5, 5 दिया 1500 रुपए। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चे जो बहुत पूछा करते थे, फंसते थे। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। सीपी ले लेते हैं एक तरफ, इस तरफ एसपी ले लेते हैं। यानी 100 रुपए की चीज है, उसे 25% के लाभ पर, यानी कि कितने बेचता था? 125%। यदि उसने उसे 20% कम पर खरीदा होता, अब फिर से 100 में नहीं खरीदा होता, 20% कम पे खरीदा होता, यानी कि 80 में खरीदा होता, तो उसे 12% कम में बेचा होता, और इसे 125% पे नहीं बेचा होता, इसे 12 रुपए 60 पैसे कम में बेचा होता। नया क्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य, तो उसे 30% का लाभ होता। तो 30% बढ़ा दो, इसे 30% बढ़ा दो, 13 104, तो यहाँ आ जाएगा 104%। ये विक्रय मूल्य हो गया। जैसे क्रय मूल्य था, जैसे ही क्रय मूल्य को 30% बढ़ाकर बेचा, विक्रय मूल्य होगा। ये विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य कैसा होगा? बराबर हो जाएगा। 104%, 125%, ये इधर आके घटेगा, 21% बचेगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 12.6। 21% की वैल्यू कितनी मिली हमें? 12.6। किसके बारे में पूछा है? क्रय मूल्य ज्ञात के, यानी 100 के बारे में पूछा है। ये पॉइंट हटा देगा, 6 बार में जाएगा, 60 रुपये हो जाएंगे। ये बहुत बच्चों को फंसाता, मैं इसे एक बार और बताता हूँ। देखिए सीपी ले लेते हैं एक तरफ, एसपी ले लेते हैं। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 की चीज 125 में बेचता है। यदि उसने उसे 20% कम में खरीदा होता, यानी 100 में ना खरीद कर क्या करता, 20% कम में, यानी कि 80 में खरीदता, और उसे 12 रुपए 60 पैसे कम में बेचता, यानी 125% पे नहीं बेचता, 125 में नहीं बेचता, 12 रुपए 60 पैसे में बेचता। देखिए इसमें से घटा देना नहीं, ये प्रतिशत है, मानी हुई राशि, और ये एक्चुअल में रुपए है। प्रतिशत में आप रुपए नहीं घटा सकते, प्रतिशत को प्रतिशत से जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन रुपए नहीं, अलग अलग यूनिट है। तो नया क्रय मूल्य है, नया विक्रय मूल्य है, तो उसे 30% का लाभ होता। अब इस केस में इसने बेचा तो 30% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये विक्रय मूल्य को मैं 30% बढ़ा दूं, यानी 104% कर दूं, तो ये विक्रय मूल्य और ये वाला विक्रय मूल्य कैसा होगा? इक्वल होगा। विक्रय मूल्य इक्वल हो गया। बस 104%, 125%, 21%। प्रतिशत प्रतिशत को आपस में जोड़ा या घटाया सकता है, प्रतिशत में से रुपए नहीं घटाया जोड़ा जा सकता, ये इधर आ जाएगा। और इस तरह से हमने देखा था, कर ही लेते हैं। 21 की वैल्यू है 12 पॉइंट से, और उन्होंने क्रय मूल्य पूछा यानी 100 की वैल्यू पूछा है, तो ये हमारा कितना आया था? 60 रुपए आया था। मोहन और श्याम 800 रुपए के लिए एक काम करते हैं, ठीक है। मोहन अकेले से 6 दिन में, मोहन अकेले से, थोड़ा पढ़ लेते हैं। मोहन अकेले से 6 दिन में, श्याम इसे अकेले 8 दिन में, और रमेश की मदद से वे इसे, यानी कि मोहन, श्याम और रमेश तीनों इस काम को पूरा करते हैं 3 दिन में। मोहन एक काम को 6 दिन में कर सकता है, श्याम उसे 8 दिन में कर सकता है, और रमेश की मदद से ये लोग 3 दिन में कर सकते हैं। बना ले एफिशिएंसी। 24 एलसीएम, 6 चौक 24, 8 3 और 6, 3 8 24, सॉरी, ये एफिशिएंसी हो गई। अब समझिएगा ध्यान से, मोहन की एफिशिएंसी 4 है, मोहन की एफिशिएंसी 4 है, श्याम की एफिशिएंसी 3 है, अब तीनों की कुल मिला के 8 है, तो 4 और 3 7 होते हैं। इसके अंदर रमेश की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1।
अब क्या पूछा, श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। श्याम का हिस्सा रमेश की निकालने की होती नहीं थी, तो श्याम का हिस्सा ज्ञात करना है। टोटल हम जो पैसा 800 रुपये जो पैसा बच रहा है वो एफिशिएंसी के अनुसार बढ़ता है। तो इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 1 है, यानी 4, 3, 7 और 1 8 एफिशिएंसी के अनुसार 800 रुपए बटने हैं इनके बीच में। 3 एफिशिएंसी के बारे में पूछा, 8, 1, 300 रुपये हो जाएगा। कायदे में तो रमेश के बारे में पूछना चाहिए था। पंद्रह है, 20 है, 25 है और 135 के बीच कितने मद हैं, कितने पद हैं, सॉरी मद की जगह पे कर लेना है पद है। ये एक्चुअली इसे पूछना चाहिए था कि 15, 20, 25 और ये समांतर श्रेणी चल रही ना, ये 5 का ये समांतर श्रेणी चल रही है। इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं ये पूछना चाहिए था। अब उसने कहा इसके बीच में कितने पद हैं, ये थोड़ा लैंग्वेज गड़बड़ है। तो आप किसी भी समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, पदों की संख्या निकालने का तरीका क्या होता है, ये डिफरेंस 5, 5 का चल रहा है समांतर श्रेणी का, बस पहले पद को 5 से डिवाइड कीजिए, 3 बार में जाएगा, लास्ट वाले पद को 5 से डिवाइड कीजिए, 27 बार में जाएगा। तो जो पदों की संख्या निकलती है 27 माइनस 3 करने के बाद इसमें 1 जोड़ देते हैं, 24, 3, 25। और भी तरीका है लेकिन ये सबसे आसान तरीका। बार में एक लॉन आयत के आकार का है, इसकी भुजाओं का अनुपात 2 और 3 है, यानी कि ये चौड़ाई इसकी 2x है तो लंबाई कितनी है 3x है। लॉन का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, तो भाई हमें आयत का क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये दे रखा है 600, 3 दूनी 6 होता है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, यानी कि ये हमारा 20 हो गया और ये हमारा 30 हो गया। लॉन की चौड़ाई कितनी, तो 20 ऐसी। एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी, ठीक है 900 मीटर चला, 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड समय लगा। अब 2 मिनट का मतलब होता है 60 और 60 120 और 30 150 सेकंड हो गया। साइकिल चालक किलोमीटर प्रति घंटे में गति कितनी होती है, अब चाल ये डिस्टेंस है सॉरी, तो स्पीड क्या होती है, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा 900 मीटर बटे 150 सेकेंड। अब हमसे पूछा गया, ये तो हमें मीटर पर सेकेंड में मिलेगी, पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में। आपको पता होगा स्पीड किलोमीटर पर आवर को बदलना है मीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर पर सेकेंड चाल को बदलना है किलोमीटर पर आवर में। आपको पता होगा या तो 5/18 से गुणा करते हैं या फिर 18/5 से। देखो मीटर छोटा है, छोटे में बदलना है तो क्या करेंगे हम, छोटा 5 छोटा होता है ना, 5/18 से गुणा करते हैं। किलोमीटर आपका बड़ा होता है, 18 बड़ा है ना, तो इसमें क्या करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर बड़े में हम क्या करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे, तो मीटर किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। काटिए 101 15 6 है, अच्छा पॉइंट में ही है, 18 6 108, 5 से डिवाइड करना है, 2 से नीचे 2 से ऊपर, 216/10 यानी कि 21.6 किलोमीटर पर आवर। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या से दूसरी है, दूसरी संख्या, तीन संख्या हमारे पास है, ए है, बी है, सी है। दूसरी संख्या तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली से दुगनी है, पहली से दुगनी, यानी कि अगर पहली 1 है तो ये 2 हो गई, और तीसरी से भी 3 गुनी है, यही दूसरी संख्या
तीसरी से 3 गुनी है, यानी कि ये 1 होगी तो 3 होगी, यही ना। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली से दोगुनी हो गई, और तीसरी से भी 3 गुनी, तीसरी से 3 गुनी हो गई। अब गड़बड़ सुधारो, यहाँ कह रहे हो आप दूसरी संख्या 2 है और यहाँ कह रहे हो दूसरी संख्या 3 है, सेम होनी चाहिए, संख्या 1 है तो 2 और 3 एलसीएम 6 पे इक्वल होंगे, तो मैं 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से यहाँ इंटू कर दूं, 6 हो जाएगा। बी हो गया 6, ए कितना हो जाएगा 3, सी कितना हो जाएगा 2। तीनों संख्याओं का औसत 66 है, तो तीनों संख्याओं का औसत 66 है, तो 3 6 9 2 11, 66 अगर औसत 66 है तो योग कितना हो जाएगा, यहां से मैंने योग बना लिया, 3 6 9 2 11। अब 11/2 और सॉरी 3 संख्या ना, 11/3, 11/3 3 संख्या तो औसत हो गया, इस औसत की वैल्यू कितनी है 66 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो हमारी 2 की वैल्यू है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 66/11 3 इंटू 2, 11 6 66, 6 3 18 दूनी 36। DI भाई, मैं चारों प्रैक्टिस सेट मैंने कराए, सॉरी चारों पेपर मैंने कराए हैं, चारों पेपर में से मुझे मानना पड़ेगा कि ये DI आपकी जो थी वो आपके लेवल से बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी। बाकी सब में DI सही थी, सिंपल थी, आसान थी, लेकिन ये DI इन्होंने आपको पे जुल्म किया है, समझो आप। ऐसी DI देनी ही नहीं चाहिए थी इनको। एक तो कांस्टेबल लेवल का पेपर, बाकी में इन्होंने आसान आसान DI दे दी, यहाँ आपको कमर तोड़ दिया, कॉन्फिडेंस गिरा दिया आप लोगों का। चलिए देखिए, दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है। देखिए ये वर्ष है 2001 की घटना है, ये राज्य ए बी सी डी ई की बात कर रहा है। 2001 में किसी विद्यालय की बात हो रही होगी, उसमें उपस्थित हुए 5000, अगर ए राज्य की बात करते हैं तो उपस्थित हुए हैं 5000 और उनमें से पास हुए हैं 700, कोई एग्जाम की बात हो रही है। इसी तरह से 2002 में उपस्थित हुए 8300 और पास हुए 960, 3 4 5 की कहानी है बस। चलिए अब क्या कह रहा है, दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी से, डी की बात कर रहे हैं, उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या था। अब देखिए डी से उपस्थित कितने हुए हैं, 2001 में उपस्थित हुए हैं 8000, 2002 में उपस्थित कितने हुए हैं 9600, 2003 में उपस्थित हुए हैं 8600, 2004 में उपस्थित हुए हैं 9800 और 2005 में उपस्थित हुए हैं 8900। इनको आपने जोड़ना है, अगर आप बेसिक से करोगे तो क्या करोगे, 8000 प्लस 9600 प्लस 8600 प्लस 9800 प्लस 8900, 1 2 3 4 5% तो सीधी सी बात है, 5 से डिवाइड करके आप इनका क्या बना लोगे, औसत बना लोगे, है ना। बेसिक तो यही है, लेकिन एक तरीका और होता है, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्या करते हैं हम, मुझे अगर इनका औसत बनाना है तो इसमें सबसे छोटी 8 है, 880 है ना, 8000 80 है, और सबसे बड़ी कौन सी है इसमें 98 है, तो इनके बीच की कोई आसान सी डिजिट ले लेते हैं, 90 ले ली मैंने। मान लीजिए इनका औसत कितना है, मैंने माना अज्यूम कर लिया 90, 90 का मतलब है 2 जीरो हम छोड़ रहे हैं, है ना, 2 जीरो छोड़ रहे हैं सब में, 2 जीरो जीरो, यानी कि 9000 है हमारा, तो 90 मान लिया। अब देखो ये 80 जो है, दो जीरो को हम अंडरस्टूड है कि हमारे पास है। अब 80 जो है 90 से कितना कम है, ये चेक कीजिए, ये 10 कम है, माइनस कर दीजिए। 96 90 से कितना अधिक है, ये 6 अधिक है। 86 90 से कितना कम है, ये 4 कम है। 98 90 से कितना अधिक है, ये 8 अधिक है। 89 90 से कितना कम है, 1 कम है। फिर हम इनको आपस में जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं। देखो 6 और 8 14 प्लस का है और 10 और 4 14 माइनस का है, तो फाइनली कितना बच रहा है, -1। ये -1 वास्तव में नहीं, ये कितना था, मैंने कहा 2 जीरो जोड़ के, वास्तव में ये -1 का मतलब क्या है, 100 है, ठीक।
और ये 90 नहीं है, माइनस वास्तव में क्या है 9000 है। अब देखो ये जो है ये हमने औसत तो ले रखा था ना, ये औसत है, तो मुझे इससे पहले औसत में बदलना पड़ेगा। ये तो मैंने संख्याओं का बीच में, इनके बीच में फाइनल जो अंतर आया वो लिख लिया था, जिससे औसत बनाना है। 5 संख्या है तो मैं इसे 5 से डिवाइड कर दूंगा औसत बनाने के लिए, तो ये कितना आएगा -20। यानी कि हमारा जो औसत होगा वो 9000 में से मैं -20 कर दूंगा, और इस तरह से कितना आ जाएगा 8980 आ जाएगा। एक तरीका ये होता है। अगर इस पे आप कमांड करते हो ना तो इससे थोड़ा सा समय कम लगता है, थोड़ा सा समय कम लगता है, थोड़ा सा समय बच जाता है, लेकिन इस पे कमांड करनी पड़ेगी आपको अच्छे से। तो इसका आ जाएगा 8980, नहीं तो आप बेसिक तो बना ही लोगे। नेक्स्ट, 2003 में सभी 5 राज्यों में, सभी 5 राज्यों की बात हो रही है, 2003 की बात हो रही है। 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या, भाई साहब ये उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या, यानी कि इन सबको आप पहले ऐड करो। कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या है? ये उत्तीर्ण 2003 में उत्तीर्ण का अनुमानित प्रतिशत क्या है, इसके बारे में पूछा है। तो भैया इन्हें जोड़ो, आप इन्हें जोड़ो, है ना। तो यहाँ तक तो अभी तो ठीक है, जोड़ सकते हो। जैसे जोड़ते हैं 7 8 15 7 22, है ना, 7 8 15 7 22 8 30, 30 और 9 39, है ना। ये कितना था, 1000 था ना, तो 39,000 हो गए हमारे पास। यही कैसे किया मैंने, ये 7000 है, 8000 है, 7000 है, 8000 है, 9000 है, तो ये 39,000 हो गया हमारे पास। अब 100 की कहानी करते हैं। 2 4 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 2400। तो 2400 को और जोड़ लो, 4 41,400, तो ये हमें मिल गया 41,400। अब इधर जोड़ लो भाई, 900 900 900 900, इस तरह से 9 18 8 26 10 36 36 43, नहीं 36 और 13 49, 4900 तो यही हो गया अभी, 4900 तो यही हो गया। अब इनको जोड़ लो भाई, 5 6 11 11, ये क्या है 5 6 11, यानी 110 और जोड़ दो, 110 और दो, 50 10 हो गया, टोटल हो गया 50 10 हो गया, 5010 हो गया। अब ये पूछा क्या है, उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या है? द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स टू द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अमंग ऑल द 5। ठीक है, तो इसका प्रतिशत निकालना है इसके तुलना में। तो जिसका निकालना होता है वो कहाँ रहता है, ऊपर रहता है 5010। ये इसके बारे में पूछा गया है, 41,400 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? यहाँ देखो कितनी लैंग्वेज उन्होंने गड़बड़ दी है। नॉर्मली रटाया जाता है क्लास में कि जिसके साथ का लगा होता है वो कहाँ होता है, नीचे। उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या है, जिसके साथ का लगा होता है वो कहाँ था, नीचे। ये रटाया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कह रहा है 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में इसमें से निकालना है उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या। तो ये उल्टा दे रखा भाई, फंसा देगा आपको। क्लास में आप लोगों ने रटा होगा कि जिसके साथ का लगा होता है उसे नीचे रखते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है, लैंग्वेज ऐसी है इसकी। यहाँ से इंग्लिश से पता चल रहा है इंग्लिश में सही है। तो देखो, अब देखो ये कितना है हमारा, 41,400 था, ठीक है। 2 जीरो तो आप ऐसे ही कैंसिल कर लो। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो क्या करो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया आपने, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया। 0.1 है नेग्लेजिबल हो गया, ऊपर 50 हो गया। 0.14 है नेग्लेजिबल, या 5 होता तो हम मानते ना, 5 मानते। अगर 0.5 या उससे ऊपर होता तो हम 1 मानकर ऐड कर देते हैं,
तो ये हो गया 4। अब 16 3 48 होता है ना, तो 16 नहीं 12 चौक 48, सॉरी, तो 12% के आसपास आंसर आएगा हमारा, यही है। बेचारे लड़के जहाँ जिन्होंने रटा होगा, जहाँ जिसके साथ का आता है उसे नीचे रखते हैं, जिसने रटा होगा उल्टा करके फंस रहा होगा, टाइम वेस्ट हो रहा होगा। 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या। 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या, सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या जोड़ लीजिए भाई। 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या, 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? जोड़ लें भाई, फिर से वही क्वेश्चन। मैंने देखो 7 8 15 नहीं 700 ना, 7 8 15 7 22 22 9 31 31 9 3900 3900 5 5 10 6 16 16 6 22 220, यानी 4120 हो जाएगा ये आपका। टोटल हो गया हमारे पास ये 4120। कैसे हमने जोड़ा था क्या 4120? नहीं, अच्छा 41 अब इस पे आ जाओ। 900 है, 1000 है, 1100 है, 1200 है, 900, तो 10 10 20 30 22 22 और 9, 22 9 31 9 40, 4000 तो यही हो गया। 6 5 11 5 16 160 ये हो गया, यानी कि 4160 ये हो गया, ये हो गया 4160। 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग प्रतिशत कितना है? अब देखिए यहाँ पे का लगा है, लेकिन यहाँ पूछा गया है इसके बारे में, जिसके बारे में पूछा जाता है उससे ऊपर रखते हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द स्टेट्स इन 2001 इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट, जिसके बारे में पूछा था ऊपर रखते हैं उसने, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द कैंडिडेट्स टुगेदर इन 2004। देखो यहाँ पे कहा लगा है, लेकिन पूछा गया है किसके बारे में, इसके बारे में, तो यहाँ उल्टा हो गया कहानी। तो ये 4120 है, एक 4160 का कितना प्रतिशत है? 1 और 0, 4 1 4 या 12। अच्छा लगभग पूछा है, चलो कोई नहीं, यहाँ तक पहुंचा। मैं ऐसे तो कर सकता था इसको, 2 0 छोड़ नहीं, छोड़ दो, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाया, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाया, ऐसा तो 100% के आसपास आंसर आ जाएगा, है ही नहीं। तो मुझे क्या करना होगा, पूरी कैलकुलेशन करनी होगी। 2 0 ना, 2 0 गया, 4 1 4 3 12, 4 1 4 चौक 16, ये वाला बचता है हमारे पास 2 0। भाई डिवाइड करना ही पड़ेगा, 104 103 0 0, 104 130, कैलकुलेशन सही है ना मेरी? इसका 80% के आसपास आंसर है, 82% होगा, नहीं नहीं 80% था, लेकिन मैंने एक तरीका ढूंढा था इसमें बड़ा आसान था, वो क्यों नहीं काम कर रहा है? ठीक है 104 है और ये 10 3, क्या तरीका था? 3900 220, 4120 ही ठीक है। 10 10 20 30 32 32 9 41,
9, 4000, 4000 ठीक है, 6, 5, 11, 5, 5, 10, 6, 16, 160 भी सही है, 4160। तरीका ये था कि मैंने 71% हो जाएगा, क्या तरीका सोचा था, बड़ा आसान था थोड़ा सा। 4, 1 ठीक काटा है। इकतालीस सौ बीस 4160 का कितना परसेंट है? ठीक है, एक जीरो गया, 4, 1, 4, 3, 4, 1, 4 चौक 16, और कटेगा ये, 4 से काटेगा ये, छोड़ो टाइम वेस्ट क्यों करना। 103, 0, 0 और 104, ठीक है। ये 10 है और ये तो 10 के आसपास जा रहा है, 10, 9 बार में जा रहा है। कैसे किया था इसको? 2001 में सभी उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या और 2002 में सभी राज्यों के उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है? मैंने इसको लगभग जो बनाया हुआ 4120 बटे 4160 और ये 100 था। अगर मैं 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाऊं, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाऊं, तो ये 5 से कम है। 5 से कम है तो इसका मतलब इसे छोड़ दूं मैं, 41 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, 41 100 हो गया। ये एक 42 हो जाएगा, एक मान के 42। अब मैं भाग कर दूं, चलो इस किस कर दूं, नहीं रहने दो, 4200 से, 4200 से भाग करूं 4100, 410, 10, 9 बार में जाना, 90% के आसपास आना चाहिए था इसका आंसर, तो मेरा 80 क्यों आ रहा है? एक बार आप लोग इसकी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। सही जोड़ा है मैंने? 10 और 10, 20, 20, 10, 10, 20 और 9, 29, 29, 12, 31, 31, 9, 40 ही तो होता है। 10 और 10, 20, 32, 32 और 9, 31, 9, 40, 4000 हो जाएगा। फिर 60 ये है, 50, 50, 100, 160 ही हो जाएगा, 4160 ही, सब कुछ तो सही है। तो इसका आंसर 80% क्यों, 82% होना चाहिए था। चलिए एक बार इसको देख लीजिए, आप समझ तो गए कैसे करना है इसको। 18वां, दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में से राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है? राज्य सी की बात हो रही है, किस वर्ष में? अच्छा, राज्य सी की बात हो रही है, ये 2005, 2003, 2004 और 2001। एक मिनट, ये इससे पहले, अच्छा 18वां क्वेश्चन है, सी में बात कह रहा है कि किस वर्ष की बात है जा रही है, 5, 3, 4, अच्छा 2 को छोड़ देना, इस वाले को डेटा छोड़ना, 3, 4, 5 इसका लेना है। किस वर्ष में उत्तीर्ण का प्रतिशत उपस्थित प्रतिशत से कम अधिकतम है, सबसे ध्यान। देखिए ध्यान समझिए, जैसे 4% होता है आपका, 4% को आप क्या कहते हो, 1/25 कहते हो, है ना? तो हम प्रतिशत को ही हम भिन्न के रूप में दर्शा सकते हैं। प्रतिशत और भिन्न लगभग एक जैसी बात हो गई एक तरह से। जैसे 25% है, आप 12% कर लो, 12% कितना होगा, 3/25। तो हम भिन्न को प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, यानी प्रतिशत और भिन्न लगभग एक जैसी बात है। तो मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा प्रतिशत लेकर निकाल के, इस प्रतिशत को मैं भिन्न के रूप में लेके चलूंगा, इन दोनों के बीच में रेशियो निकालूंगा भिन्न। जैसे 0 और 0 से कैंसिल हो गया, 5 से काटोगे, 15 पंजे 75 और नीचे 5 से काटेंगे, 5, 1, 5, 10, 55, 25, 124, 5 चौबीस, सॉरी 124। अब नहीं कटेगा ये, इसको मैंने रेशियो के रूप में लिख लिया। अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो ये प्रतिशत बन जाएगा, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ आ जाइए।
0 0, ये 43 आएगा, और ये 760 का आधा 380 हो जाएगा। ठीक, इधर आइए, एक एक 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा, और ये 171 हो जाएगा। इसे आइए, 2 0 2 0 कैंसिल, 12/97। अब मैंने यही, अगर मैं सबको गुणा करता 100 से, सबको गुणा करता 100 से, 100 से गुणा करता, ये प्रतिशत में बदल जाते हैं, तो प्रतिशत हमें निकालना नहीं, टाइम वेस्ट होगा, मैंने इसे रेशियो कर दिया। अब ये इनमें से कौन सा भिन्न ऐसा है जो सबसे बड़ा होगा, वही हमारा आंसर होगा, यही तो पूछा है। दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या उत्तीर्ण उम्मीदवारों की का कितना प्रतिशत अधिकतम है? तो अब इन भिन्नों में कौन बड़ा है, बड़ी टेढ़ी खीर है निकालना, इसको भी समझ लीजिए भाई। चलो चेक करते हैं इन दोनों भिन्नों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए ध्यान से समझिए, ये 15 है, 15/124 है, 43/380 है। इन भिन्न में 15/124, ये तो बहुत बेकार कलर है, रेड ही रहने दे। 15/124 है हमारे पास, और ये 43/380 है। इन दोनों भिन्नों में कौन बड़ा है कौन सा छोटा है, हम क्या करते हैं, क्रॉस इंटू कर ले। कई मेथड होते हैं, कोई भिन्न बड़ा है छोटा निकालने के, क्रॉस इंटू करेंगे। तो मैंने 15 की गुणा करनी है 380 से, इसे दुगुना कर दीजिए, तरीका है मेरा ये, इसे दुगुना कीजिए, ये 30 हो जाएगा, इसे आधा कर दीजिए, आधा करेंगे 190, 19 या 5700 हो जाएगा ये। और इसके इससे गुणा करेंगे, ये सब लगभग वैल्यूज आसपास ही हैं, तो 43 की 124 से गुणा करनी है मुझे, एक तो स्पेस की प्रॉब्लम है। 43 की गुणा 124 की गुणा 43 से करनी, 3 चौक 12, 12 3 36, और 1 37, 4 चौक 16, 12 चौक 48, 1 49, 2 7 6 13, 4 9 13, 5, ये 5300 बैठ रहा है और ये 5700 बैठ रहा था, इसका मतलब इसकी कहानी खत्म, ये बड़ा है अभी। तो अभी तक हमारा ये बड़ा है और इसकी कहानी खत्म। ठीक, ये बड़ा है। अब इसकी तुलना इससे कर लो, चाहे इनकी आपस में तुलना कर लो, इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो अब या तो मैं क्रॉस इंटू कर दूं, क्रॉस इंटू कर दूं, चलो इसके इससे गुणा करेंगे, इसके इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 रहेगा, 2 7 14, 2 9 18, 1940। इसके इससे गुणा करेंगे, 12 कम 12 बचता है 1, 12 7 84 और 1 85 बचता है 8, 12 1 8 20, 20 52 19 40, यानी कि ये बड़ा हो गया हमारा, तो इसकी कहानी खत्म। अब हमारे पास बचता है 1500 124 और ये 1297, इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्रॉस इंटू कर लो फिर से। 15 7 105 बचता है 10, 15 9 135, 145, इसकी इससे गुणा करेंगे, 12 चौक 48 का 4, 12 12 144, 148, 1455 1488, यानी कि ये बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, इसकी कहानी हो गई 2005 की। देखो क्वेश्चन तो आपका लेंदी था, हो गई भाई, मैंने बता दिया शुरू में, ऐसी कहानी है इसकी। मैं होता एग्जाम में छोड़ना पड़ता या बहुत समय मिले इसके लिए। कोई भिन्न छोटा बड़ा तो आपको पता हो ना, क्रॉस मेथड यूज करते हैं, जैसे 4/5 है, 3/7 है, कौन बड़ा है छोटा है, क्रॉस इंटू करते हैं ना, 7 चौक 28, 5 3 15, 28 बड़ा है, यानी 4/5 बड़ा है 3/7 से। सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में, सभी वर्षों में भैया, सभी वर्षों में राज्य बी से उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में राज्य बी में उपस्थित
सभी का निकालना है, जोड़ना है। सभी को जोड़ोगे तो भाई इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद जो आपका आया है 43,200। उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य 20 से उत्तीर्ण, यानी फिर से अब 20 है, ये 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 जोड़ लो भाई, इनको जोड़ लो। और ये जोड़ने पे आया है हमारा 4750, 4750 आया है। ये जो है इनका कितना प्रतिशत है, तो 4750 43,200 का कितना प्रतिशत है। लंबा क्वेश्चन है, कौन घंटे भर जोड़ेगा ओड़ेगा। ये बैंक पीओ लेवल का क्वेश्चन होता तो करे भी क्वेश्चन, एसएससी मेंस का क्वेश्चन तो कोई करे भी। यहाँ कांस्टेबल लेवल का पेपर आपने इतना टफ दे दिया बेचारों को, हालत खराब कर दी। बाकी लोगों का आसान करता और यहाँ टफ पड़ दिया। 1 2 0 1 2 0, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे। देखो इससे तो आप 48 कर सकते हो, पॉइंट के बाद 5 है, एक इसमें कर दो, 48 हो गया। ये 0.33 है, 5 या 5 से नीचे तो छोड़ देते हैं, 4 रहेगा, तो लगभग 12% आपका आंसर आ जाएगा इसमें। लेकिन इसका आंसर 11% था पूरा कैलकुलेशन। अब यहाँ फंस जाओगे, 12% है नहीं, तो आप क्या कर दो, 11% कर दो, क्योंकि नीचे कुछ आपने इसे एक मान के इसे जोड़ा था ना, पॉइंट के बाद एक मान के इसे जोड़ा, इसे बढ़ा दिया था, तो वैल्यू आपकी बढ़ी हुई होगी। और इसे आपने क्या किया, छोड़ दिया था, इसे आपने छोड़ दिया था। अंश को आपने बढ़ाया और हर को आपने छोड़ दिया था। इसका मतलब आपका जो 12% आया है वो बढ़ी हुई वैल्यू आई है, यानी कि आपका आंसर 12% से नीचे होगा, जो कहा होगा आपका 11%। तो ये था भाई पेपर, मानना पड़ेगा इसने, इन्होंने डीआई जो है आपके पीठ कमर तोड़ दी होगी, आपके डीआई कॉन्फिडेंस गिरा दिया होगा अगर आप लोग इस पर बैठे होगे तो करने। तो चारों पेपरों में से चाहे 17 का ले लीजिए चाहे 18 का ले लीजिए, चारों पेपर में सबसे टफ मैं इसी को लूंगा भैया। डीआई इन्होंने ऐसे दिया, मेरे करने में टाइम वेस्ट हो रहा है, कैलकुलेशन इतना लंबी चौड़ी कौन करता। अगर बहुत ज़्यादा समय है तो आराम से बैठ के करते जाओ, बेसिक से करते जाओ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।